कंपटीशन का, प्रतियोगिताओं का, पढ़ाई का और एक दूसरे आगे निकल जाने का जमाना है। और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, हर चीज के लिए अब पढ़ाई से पहले कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। कंपटीशन में सारे लोग गुजरते हैं, सभी एक ही किताब पढ़ते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक ही माहौल में पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक बच्चा टॉपर हो जाता है, दूसरा फिसड्डी रह जाता है। आखिर वो कौन सी चीज है जो बताती है किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई तमाम उम्र सफर में रहा। हमारे साथ शिक्षाविद और शिक्षा के बहुत सारे ऐसे टिप्स आपको देंगे, नए एस्पिरेंट्स को, नए उम्मीदवारों को और नए छात्रों को जो नीट और जेईई या क्लैट की तैयारियां कर रहे हैं। बस अब एग्जाम सर पर हैं, तो आपके लिए बहुत सही अवसर है, सही मौका है कि आप इनके टिप्स का फायदा उठाएं, इनके जो अनुभव हैं, इनके जो रिसर्च है उसका फायदा उठाएं। अविनाश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी से हम बात करते हैं। अब नमस्ते। अब सीधे सीधे हम पॉइंट पे आते हैं कि वो क्या चीजें हैं। वही किताब पढ़ते हैं सारे बच्चे, वही माहौल, वही टीचर, वही इंस्टीट्यूट, लेकिन वो क्या टिप्स है जो आप बच्चों को देना चाहेंगे? तो संजय जी, मैं पिछले 15 सालों में हजारों क्या लाखों स्टूडेंट से मिला और मैंने बहुत सारे, कम से कम 100 से ज्यादा टॉपर्स के साथ इंटरेक्ट किया जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टॉप करते। क्योंकि ये सवाल मेरे जहन में भी बहुत था कि ऐसा क्यों है कि कुछ बच्चे बिना ज्यादा कुछ किए आसानी से टॉप कर जा रहे हैं, वहीं लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो जी जान एक करके टॉप करना तो छोड़िए, सिलेक्शन के लिए भी क्या दिमाग का शार्पनेस होता है? कुछ तो आईक्यू भी एक फैक्टर हो सकता है, बट आईक्यू एक सिर्फ फैक्टर नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस चीज को जानने के लिए मैंने बहुत सारे टॉपर्स को डिटेल में इंटरव्यू किया, उनकी तैयारी के हर उस पहलू को बारीकी से अध्ययन किया, समझा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होती है। और आप बड़ा सरप्राइज रहेंगे कि इतना सब कुछ निचोड़ निकालने के बाद 3 फैक्टर्स निकल के आए जो कि एक टॉपर को एक एवरेज स्टूडेंट से अलग निकालते हैं। सबसे पहला है विनर माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट विनर है, अगर आप विनर माइंडसेट हो तो एवरीथिंग लुक्स इजी एंड इंटरेस्टिंग। दूसरा है आपकी स्टडी हैबिट्स की, आपकी हैबिट्स क्या है, क्या लगातार आप पढ़ने की हैबिट्स आपको हैं या नहीं है, या जबरदस्ती पढ़नी है। और तीसरी है स्टडी टेक्निक कि आपके पढ़ने के तरीके कितने सही और कितने गलत हैं। बस इन तीनों को हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। हाँ, अब इन तीनों को आप एलोबरेट कर दें, क्योंकि मेरी भी समझ में ज्यादा नहीं आया। तो माइंडसेट का तो शुरू से ही खेल है। अगर आप देखें माइंडसेट बड़ा, इफ यू हैव गॉट विनर माइंडसेट एवरीथिंग लुक्स इजी एंड इंटरेस्टिंग। किस तरीके से आप सोच रहे हैं, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है और पॉजिटिव है तो आप कठिन से कठिन सवाल को फोड़ सकते हैं। और अगर आपका माइंडसेट वीक है या एक हारा हुआ माइंडसेट है तो आसान से आसान सवाल को हम एग्जामिनेशन में छोड़ जाते हैं। कई बार बहुत सारी चीजें हम इम्तिहान में आती हुई गलत कर देते हैं, जो इम्तिहान के हॉल से बाहर निकलते हैं सहजता से उनको सॉल्व कर देते हैं। खेल है सारा माइंडसेट। वो सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं। तो एक सामान्य सा दिमाग जो हारा हुआ माइंडसेट है, उसको जीतने वाला माइंडसेट बनाने के लिए क्या करें स्टूडेंट? नहीं, सबसे पहले तो जीतने वाला माइंडसेट बनाने के लिए हमें एक अच्छा हैबिट सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें अपनी स्टडी टेक्निक्स को करना पड़ेगा, को सही करना पड़ेगा। और सबसे पहली जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है कि हमें जिम्मेदारी देनी नहीं, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जब हमारे ये गोल्स अलाइन होते हैं हमारे स्टडी सिस्टम्स के साथ, तो माइंडसेट भी अपने आप पॉजिटिव होता चला जाता है। तो ये चीज मैंने देखा कि उनमें कुछ कुछ कभी भी जो टॉपर होते हैं उनमें जूझने की ताकत होती है। एक एक सवाल के साथ अटके रहते हैं, एक एक 1.5-2 घंटे तक स्ट्रगल करते रहेंगे पर सवाल का हल नहीं देखेंगे। वहीं जो एक एवरेज बच्चा होता है वो सवाल पढ़ता नहीं, जवाब पीछे हाथ में होता, पलट के देखता, सोचता है कि हाँ मैं इसको सवाल को करता तो यही करता। और टॉपर उसके साथ जूझता है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। और इसी तरीके से जब आप उस सवाल के साथ 1-1.5-2 घंटे जूझते हैं तभी आप उस सवाल को सॉल्व करने के नए तरीके, शॉर्टकट्स निकालते हैं। अविनाश जी, क्या टॉपर या विनर माइंडसेट वाले ये जन्मजात होते हैं या ये बनाए जा सकते हैं, तराशे जा सकते हैं, गढ़े जा सकते हैं? कुछ बच्चे जन्मजात होते हैं, ऑब्वियसली इसमें कोई डिनाइल नहीं है, पर 99% बच्चे जो टॉप कर रहे हैं वो बहुत साधारण है, बहुत साधारण है। और मैं ये तथ्य सिर्फ आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के लिए नहीं कह रहा, जेई और नीट के लिए नहीं कह रहा, मैं यूपीएससी एग्जाम के लिए भी कह रहा हूं। मैंने बहुत सारे टॉपर्स को फेस टू फेस घंटों उनसे बात की है और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स हैं या बहुत हाई लेवल ऑफ आईक्यू है। बिल्कुल साधारण लगेंगे। बस यह है कि एक शिद्दत से अपने गोल की तरफ लगे आना,
कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाना और सही तरीकों को अडॉप्ट करना, और उनको डेफिनेटली तराशा जा सकता है। अविनाश जी, आपने इतने बच्चों से बात की है, टॉपर से बात की है, लूजर से बात की है, विनर से बात की है, तो क्या आप अपने अनुभवों को और एक पीएचडी की तरह, एक शोध थीसिस की तरह बनाना चाहते हैं, कि लिखना चाहते हैं इस पे? हाँ, तो इसके इन सभी अनुभवों के लिए मैंने 2002 से लेकर 5 तक के बीच में बहुत सारे टॉपर्स को स्टडी किया, और उसके बाद मैंने छोटे से नोट्स बनाए 20-25 पेज के, जो कि मेरी स्टडी निकली थी। फिर मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मुझे सेमिनार्स और उसके लिए बुलाने लगे, मैं बहुत सारी सेमिनार दिए, और 2012 के अंदर मैंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम टॉपर स्टडी है, कि जो कि अमेजन बेस्ट सेलर है, जो कि 100 से ज्यादा टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी पे आधारित है, कि ऐसा क्या है जो एक टॉपर को टॉपर बनाता है, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो टॉपर को पता है जो और बच्चों को नहीं पता। उसमें ऐसा क्या है? उसमें आपने 3 मंत्र दिए। पहले मंत्र को आपने इलेबोरेट कर दिया, बता दिया, उसकी टीका व्याख्या कर दी। दूसरा मंत्र है पढ़ाई की टेक्निक्स, या पढ़ाई रेगुलर पढ़ना। तीसरा है पढ़ाई की टेक्निक्स। दूसरा है हैबिट सिस्टम बनाना। हाँ, ये समझा लीजिए हैबिट सिस्टम। हैबिट सिस्टम में जैसे मैं अगर आपको अपने उदाहरण से समझाऊं, पिछले तकरीबन 30 सालों से लगातार मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। लगातार सुबह 5 बजे उठता हूं। 5 बजे उठने के बाद 1.5 घंटा मैं रीडिंग या राइटिंग करता हूं, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटा या तो टेनिस खेलता हूं या वॉक पे चला जाता हूं 7-8 किलोमीटर के लिए। ये मुझे बहुत नेचुरल सा लगता है। ये मुझे बहुत नेचुरल सा लगता है। इसके लिए मुझे दिस इज टोटली एफर्टलेस फॉर मी। वहीं आप हजारों लाखों आज के बच्चों से पूछेंगे, मैं अपने बच्चों से पूछता हूं, तो चूंकि उनका हैबिट सिस्टम इवॉल्व नहीं है, उनको ये सब बहुत ही मुश्किल लगता है कि शायद वो कभी नहीं कर पाएंगे। तो हैबिट सिस्टम होता है जिसमें आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं होना, आपकी अंतरात्मा अपने आप से कह रही है। हैबिट सिस्टम के हिसाब से जब आप चलते हैं, देखिए आपने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ के रात में एकदम बुझ जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 3 घंटे की पढ़ाई के बाद एकदम चार्ज निकलेंगे, एक्साइटेड निकलेंगे। ये हैबिट सिस्टम में बनाता है। मतलब इस तरीके से आपने पढ़ाई को या प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपने जीवन में इस तरीके से पिरो दिया कि वो एफर्टलेसली अपने आप होता चला जा रहा है। इसको हम हैबिट सिस्टम मतलब यानी लोग कहते हैं कि वॉक तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप मॉर्निंग वॉक करो या मॉर्निंग वॉक करो। मॉर्निंग वॉक करिए। तो पढ़ाई तो आपको करनी है, चाहे आप, लेकिन अगर उसको अच्छे ढंग से करेंगे, हैबिट में करेंगे, तो आपके लिए वो फायदेमंद है। एफर्टलेस बन जाएगा। उसके लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। कोई कहता ना कि यार अगर मुझसे कोई कहे कि आपको सुबह 1.5 घंटे होने के लिए मोटिवेशन चाहिए, मुझे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। इट इज ऑटोमेटिकली, इट हैपेंस। इनफैक्ट अगर किसी दिन मैं सुबह 1-1.5 घंटा लिख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता, तब मुझे बड़ा ही बेचैनी सी या बड़ा डिमोटिवेटेड सा फील करता हूं, तो इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली टू मी। दैट इज व्हाट इज ड्राइव्स दिस। और आजकल तो लोग पतले होने के लिए मोटिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरी चीज जिसको आपने हमारे बच्चों को समझाना है, वो ये कि वो पढ़ाई के हैबिट्स तो समझ में आ गए। हाँ जी। अब वो तरीके क्या हो? क्या एक साथ पढ़ना, या 2 घंटा पढ़ा फिर ब्रेक लिया, फिर ऐसा? तो पढ़ने, स्टडी टेक्निक्स का मतलब है पढ़ने के स्मार्ट तरीके। माने हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। जैसे कहते हैं ना कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये साइंस का प्रिंसिपल है। साइंस के बच्चे, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी विल गिव यू डिजायर्ड रिजल्ट्स ओनली व्हेन अप्लाइड इन द राइट डायरेक्शन। गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जैसे पढ़ाई के भी अपने नियम होते हैं कि 3 घंटे से ज्यादा अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे आपका माइंड एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। हर 55 मिनट के बाद आपको 5 से 7 मिनट का एक छोटा ब्रेक चाहिए। हर 3 घंटे के बाद आपको 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक चाहिए। पढ़ाई का एक टेक्निक ये कहती है कि आप मिक्स करके पढ़िए, एक लगातार तीनों सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़िए। इस टेक्निक को आप इस तरीके से समझें कि अगर विराट कोहली का माइंडसेट चाहे कितना ही अच्छा हो, कितने घंटों उसने प्रैक्टिस कर रखी हो, बट अगर उसकी खेल में टेक्निक नहीं है तो वो ज्यादा रन नहीं बना पाएगा। या अगर आपके पास टेक्निक है तो आप चौका या छक्का बहुत सहजता से मार देते हैं, अदरवाइज आपको चौका या छक्का मारने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। तो टेक्निक आपकी पढ़ाई के अंदर एक एफिशिएंसी, एक धार लेके आता है, जिससे आपकी पढ़ाई या लर्निंग कैपेबिलिटी एक्सेलरेट हो जाती है। अविनाश जी, जमाना बदलने के साथ साथ ये टेक्निक्स भी बदल रही हैं। जैसे मैंने अपने बेटे को बताया कि तू पढ़ाई नहीं करता, आमतौर से जो पेरेंट्स करते हैं, तो उसका कहना था कि अब वो जमाना गया जब सुबह 4 बजे उठ के और किताबों से पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं और ये करते हैं। अब सारे लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो से चीजें दिमाग में ज्यादा रहती है। तो क्या पढ़ने से ज्यादा देखने वाली चीज दिमाग में ज्यादा रजिस्टर होती है, या जो परंपरागत तरीका है जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है वो सही है? तो आपकी रिसर्च क्या कहती है?
देखिए, मेरा इसमें ये मानना ये है कि कोई एक तरीका ये कहें कि ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है, तो वो बात पूर्ण रूप से सच नहीं होगी। आइडियली हाइब्रिड होना चाहिए, दोनों ही तरीकों का मिक्स होना चाहिए। अब किस में कौन सा तरीका ज्यादा हेल्पफुल है, वो एग्जाम टू एग्जाम भी वेरी करता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है या ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो सुन के काफी चीजें समझ में सहजता से आ जाती हैं। बट वहीं अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स का पढ़ रहे हैं या मैथ्स कर रहे हैं, तो जब तक उसे आप हाथ से नहीं लगाएंगे वो बात आपके दिल और जहन में नहीं उतरेगी। तो दोनों ही तरीके मिक्स होने चाहिए कुछ, और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी जैसा मैंने कहा और एग्जाम टू एग्जाम भी वेरी करता है। बट आइडियल तरीका यही है कि दोनों तरीकों को आप यूज कीजिए और दोनों तरीकों का मिक्स कीजिए। बहुत बार मैंने ये देखा है कि बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, क्योंकि उसको हम पैसिव लर्निंग कहते हैं। बैठे रहते हैं, घंटों तक बैठे रहेंगे और उन्हें लगेगा, मन को संतुष्टि रहेगी, पेरेंट के भी, बच्चे को भी कि बच्चा पढ़ रहा है। बट जब आप हाथ से लिख रहे हैं तो आपकी बॉडी नहीं, माइंड भी आपका काम कर रहा है। ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर वर्किंग एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। तो एक्टिव लर्निंग आइडियली ज्यादा इफेक्टिव होती है पैसिव लर्निंग के लिए। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो एक्टिव लर्निंग के माकूल बैठते हैं, कौन कौन से हैं जो वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स में अगर आप एक्टिव लर्निंग करेंगे, अगर हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं आप, तो उसको पढ़ के समझ के, अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो उसको पढ़ के समझ के नोट्स बनाएंगे तो आपका इफेक्टिव होगा। देखिए, नोट्स बनाने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि लेट अस अज्यूम कि टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, आपने अपने दिमाग को बंद रखा और फिजिकली आप उसकी चीज को कैप्चर कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, आपने उस चीज को दिमाग और दिल जहन से समझा, उसको अपने शब्दों में पिरोया और अपने हाथ से लिखा। ये एक तरीके से एक्टिव लर्निंग है। पैसिव लर्निंग है जब हम बैठे हुए हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि एक तरीके से एक्टिव लर्निंग है जबकि आपकी स्टीयरिंग आपके हाथ में है, और पैसिव लर्निंग है जबकि स्टीयरिंग टीचर के हाथ में और आप पीछे की गाड़ी पे, पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं एक तरीके से। तो मेरा मानना यह है कि एक्टिव लर्निंग हर सिचुएशन में अच्छी रहेगी। बट कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एक्टिव लर्निंग के बिना काम ही नहीं चल सकता, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सब्जेक्ट हैं, जिसमें जब तक आप अपने हाथ से डायग्राम नहीं बनाएंगे, जैसे फिजिक्स के सवाल होते हैं, कॉम्प्लेक्स सवाल होते हैं जेई के, तो उसमें सबसे पहला तरीका यह होता है कि सवाल को आप एक डायग्राम के रूप में कन्वर्ट कीजिए, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। तो वो चीज तो आप कंप्यूटर से सुन के अपने दिमाग में, जब तक पेपर पेंसिल से काम नहीं करेंगे, और अगर किसी चीज को आप लिख लेते हैं तो ऑब्वियसली बात यह भी है कि वो आपके दिमाग में या ब्रेन में ज्यादा समय तक लंबी रहती है। मतलब चिमटे से पापड़ नहीं सेके, चिमटे से पापड़ नहीं सेके। एक और मुद्दा है कि आजकल ये देखा गया है कि बच्चे विदेशी लेखकों की किताबें, फॉरेन के जो राइटर्स हैं उनकी किताबें ज्यादा पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा मतलब अच्छा सरल तरीके से समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, या जो देसी राइटर्स हैं जिन्होंने देसी अंदाज में लिखी हैं चीजों को, तो सब्जेक्ट को ग्रास्प करने के लिए, उसको आसानी से, सरलता से समझने के लिए कौन सी किताबें आप प्रेस्क्राइब करेंगे? देखिए, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये मेरी रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। बहुत साल पहले हमने देखा, जब बच्चे तैयारी कर रहे थे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वो सारी फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ते थे। फॉरेन, जैसे फिजिक्स में रेजनिक हैलिडे, मॉरिसन एंड बॉयड, इस तरीके की किताबें पढ़ते थे। तो ये किताबें जो हैं ना ही सिर्फ महंगी थी बल्कि डिफिकल्ट थी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, सिलेबस से बहुत दूर दूर तक परे थी, बट अच्छी किताबें थी, और ये किताबें वहां पे थी जो कि हायर एजुकेशन में पढ़ाई जाती है। तो उस चीज को ध्यान में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे यूजुअली इसके साथ स्ट्रगल कर रहे थे। इसीलिए मेरा मानना तो यह है कि इंडियन किताबें जो इंडियन एग्जाम के हिसाब से लिखी गई हैं और हमारी परिस्थिति को ध्यान में, हमारे एग्जाम के लेवल, स्टैंडर्ड, सिलेबस को ध्यान में रख के लिखी गई हैं, आइडियली मेरे हिसाब से वही किताबें बेहतर हैं। एक और सवाल है कि टीचिंग और टेस्टिंग कंपटीशन की तैयारी के लिए ये दो महत्वपूर्ण आयाम है। तो आजकल के उसमें टीचिंग, चूंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं और जगह जगह कोचिंग सेंटर्स हैं, तो वो तो टीचिंग पे ज्यादा जोर देते हैं। टेस्टिंग का कितना हुआ है, आपके निगाह में क्या है? टीचिंग और टेस्टिंग को कैसे बैलेंस किया जाए? देखिए, टेस्टिंग के बिना तो आपकी तैयारी अधूरी है। टीचिंग सिर्फ तैयारी का इनपुट वाला पोर्शन है, इनपुट डाल रहे हैं, बट हमारी सफलता या असफलता आउटपुट पे डिपेंडेंट है कि हम उस एग्जाम कंडीशन में उस पर्टिकुलर दिन क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इनपुट टीचिंग है, आउटपुट प्रोसेसिंग बॉक्स है, और आउटपुट वो टेस्टिंग है।
तो टेस्टिंग तैयारी का इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसके बिना आपकी तैयारी बिल्कुल निराधार है। टेस्टिंग आपको बताती है कि आपकी तैयारी कहां पे है, आपको कहां पे पहुंचना है, ये गैप किस सब्जेक्ट में ज्यादा है, इस गैप को आप कैसे पूरी कर सकते हैं। ये टेस्टिंग ही आपकी तैयारी को हर वक्त डायरेक्शन देता रहेगा। पहले ये था कि लोग टेस्टिंग लास्ट में करते थे, आजकल तो टीचिंग और टेस्टिंग दोनों हैंड एंड ग्लव साथ साथ चलते हैं। टीचिंग का काम है पढ़ाना, और टेस्टिंग ये देखती है कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया तो आप किस तरीके की गलती कर रहे हैं, उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। तो टीचिंग और टेस्टिंग का तो इस तरीके से जोड़ है, और टेस्टिंग के बिना टीचिंग का कोई मायने नहीं रखता। अब ये आखिर में कि एग्जाम के ठीक पहले वाले हफ्ते में क्या टिप्स देना चाहेंगे, और एग्जाम के दिन क्या टिप्स देना चाहेंगे आप बच्चों को? एग्जाम से एक हफ्ता पहले जो टिप है, देखिए तैयारी का ये लास्ट फेज होता है। एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपको टिप में ये करना चाहिए, कोई भी नया सवाल, कोई भी नई किताब, कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी चाहिए। एक हफ्ते पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना थोड़ा सा कम कर दें, ताकि आपको वो फियर ना रहे कि हाँ भाई मेरी तैयारी कम चल रही है या उसको ज्यादा आता है। एक हफ्ते पहले का जो टाइम है वो मेंटल प्रिपरेशन का होता है, वेरिन कि आपकी 2 साल की जो मेहनत है, आप उसके लिए मेंटली अपने आप को तैयारी कर रहे हैं फॉर द बिग डे। और धीरे धीरे जो चीजें आपने, जो रैपिड लास्ट मिनट नोट्स आपने बनाए हैं, एक हफ्ता पहले आप उनको पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले आपको बिल्कुल शांत रहना है, सब चीजों को अपने आइडेंटिटी कार्ड और सब चीजों, एग्जाम सेंटर वगैरह कैसे जाएंगे, क्या व्यवस्था है, सब चीजें सही से तैयार कर लेनी है। और अगर एक हफ्ता पहले, मैं भी ये भी कहूंगा कि आप अपनी स्टडी टेबल के सामने अपने पेरेंट्स की एक फोटोग्राफ लगा के रखिए, एक हैप्पी फोटोग्राफ, क्योंकि एग्जाम से एक हफ्ता पहला जो होता है वो काफी स्ट्रेसफुल और एंजाइटी वाला फेज होता है। तो जब भी कभी किसी चीज में कोई निराशा लगे, तो वो फोटो देख के वो लम्हा, वो मौका याद आए जबकि हम एज ए फैमिली कितनी ब्यूटीफुल फैमिली है, और वो आपको प्रेरित करेगा। और बेबाक होके आप एग्जाम दीजिए, आपने उसी दिन के लिए तैयारी की है, और जो आपकी मेहनत है वो फल, इनपुट अगर आपने डाली है तो आउटपुट डेफिनेटली आएगा, सूनर और लेटर सफलता आपको जरूर मिलेगी। दही गुड़ खा के जाएं क्या? उसका भी अपना सर साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसकी। हाँ, माइंडसेट का गेम है सर, माइंडसेट का गेम है कि ये सारा गेम माइंडसेट का है। विनर माइंडसेट में आ जाता है। दही गुड़ खाया आज तो कोई भी चीज जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकती है वो जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अविनाश जी की ये टिप्स बहुत काम आएंगी, चूंकि आप इस पर ध्यान रखें। और जहां तक हमने इस बातचीत को दही गुड़ पे खत्म किया है, तो आप भी एग्जाम में ऐसे कामयाबी हासिल करें कि लोग कहें तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। नमस्ते।